जब भी हम इतिहास के सबसे शक्तिशाली और क्रूर विजेताओं के बारे में सोचते हैं तो एक नाम है जो हमेशा जहन में आता है। चंगेज खान। वो योद्धा जिसने मध्य एशिया के मैदानों से निकलकर दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। लेकिन इस महान विजेता की कहानी में एक बहुत बड़ी पहेली है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सीधा भारत की जमीन से जुड़ा है। और वो सवाल ये है कि आखिर वो चंगेज खान जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, भारत की दहलीज पर आकर वापस क्यों लौट गया? क्या वजह थी कि उसकी अजय मानी जाने वाली मंगोल सेना ने सिंधु नदी को पार कर भारत में घुसने की हिम्मत नहीं की? चलिए आज इसी दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। मध्य एशिया के उन ठंडे, वीरान और विशाल मैदानों में जहां एक लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम था तेमुजिन। यही वो लड़का था जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसे दुनिया ने चंगेज खान के नाम से जाना। देखिए, तेमुजिन का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत कम उम्र में उसके पिता की हत्या कर दी गई और उसके परिवार को उसके ही कबीले ने बेसहारा छोड़ दिया। गरीबी और अपमान के उन दिनों ने ही तेमुजिन के अंदर एक आग जला दी। अपनी हिम्मत, अपनी जबरदस्त समझ और अपनी लीडरशिप के दम पर उसने न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया बल्कि बिखरे हुए मंगोल कबीलों को पहली बार एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया और फिर खड़ी की एक ऐसी सेना जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानने वाली थी। मंगोल कबीलों को एकजुट करने के बाद ही तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि मिली। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। इसका मतलब था समंदर का शासक या सबका महान शासक। ये उपाधि उसकी असीम शक्ति और उसके विशाल साम्राज्य की नींव का प्रतीक थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि चंगेज खान और उसकी सेना भारत की तरफ आई ही क्यों? असल में इसकी वजह वो खुद नहीं, बल्कि एक हारा हुआ शासक था। एक ऐसा शासक जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, और उसी के भगदड़ ने मंगोल सेना को एक ऐसी मंजिल पर ला खड़ा किया जिसके बारे में उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। और वो मंजिल थी भारत। तो देखिए, हुआ ये था, मध्य एशिया में ख्वारिज़्म साम्राज्य का एक शासक था जलाल अद-दीन मिंगबरनु। चंगेज खान ने उसके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए जलाल अद-दीन भागा और भागते भागते वो पहुंचा भारत की ओर, उस वक्त की दिल्ली सल्तनत की सरहद पर। और ठीक उसके पीछे साल 1221 में चंगेज खान की विशाल सेना उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के किनारे आ पहुंची, यानी भारत के दरवाजे पर। उस समय दिल्ली की गद्दी पर कोई कमजोर शासक नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी सुल्तान बैठा था जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो अब इस ऐतिहासिक शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। एक तरफ था भागता हुआ जलाल अद-दीन, दूसरी तरफ उसका पीछा करता खूंखार चंगेज खान, और बीच में खड़ा था दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश। जरा सोचिए, क्या स्थिति रही होगी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना आपकी सरहद पर खड़ी है और एक भगोड़ा शासक आपसे पनाह मांग रहा है। ऐसे में सुल्तान इल्तुतमिश के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। उनका एक फैसला सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय कर सकता था। जलालुद्दीन ने सुल्तान इल्तुतमिश से गुहार लगाई। उसने पनाह मांगी और मंगोलों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए सैन्य मदद भी मांगी। लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश ने जो जवाब दिया वो इतिहास के सबसे बेहतरीन कूटनीतिक फैसलों में से एक माना जाता है। उन्होंने मदद करने से साफ साफ लेकिन बहुत ही चतुराई से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश का ये इनकार डर नहीं बल्कि गहरी सूझबूझ का नतीजा था। वो जानते थे कि चंगेज खान से सीधी टक्कर लेने का मतलब है दिल्ली सल्तनत की पूरी तबाही। उनकी रणनीति बहुत साफ थी। चंगेज खान जैसे अजेय योद्धा से सीधी लड़ाई एक ऐसी आपदा है जिससे बचना ही सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे विनाशकारी युद्ध को टाला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सोचना कि सिर्फ सुल्तान के ना कह देने से चंगेज खान जैसी आंधी रुक गई, ये कहानी को बहुत सरल बनाना होगा। सुल्तान का फैसला तो इस पहेली का सिर्फ एक अहम टुकड़ा था। असल में कुछ और भी बहुत बड़ी वजहें थीं जो पर्दे के पीछे काम कर रही थीं। तो चलिए उन दूसरी वजहों को भी समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी भारत का मौसम। मंगोल सैनिक और उनके घोड़े मध्य एशिया की जमा देने वाली ठंड के आदी थे। भारत की झुलसा देने वाली गर्मी उनके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं थी। दूसरी वजह थी लॉजिस्टिक्स की समस्या। सोचिए, मंगोलिया से भारत तक हजारों किलोमीटर की दूरी, इतनी बड़ी सेना के लिए रसद, हथियार और बाकी इंतजाम करना लगभग नामुमकिन था।
और तीसरी बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त चंगेज खान के लिए भारत से ज्यादा जरूरी दूसरे मोर्चे थे, जैसे चीन और रूस, जहां उसके युद्ध पहले से ही चल रहे थे। तो हुआ ये कि चंगेज खान की सेना सिंधु नदी के किनारे तक तो आई, उन्होंने आसपास के कुछ इलाकों में हमले और लूटपाट भी की, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ा हमला करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। वो सीमा पर ही रहे और फिर वापस लौट गए। तो अगर कोई पूछे कि चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में भारत पर कितने बड़े पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किए, तो इसका जवाब है शून्य, एक भी नहीं। ये सुल्तान की कूटनीति, भारत के भूगोल और चंगेज खान की अपनी प्राथमिकताओं का एक ऐसा मेल था जिसने इतिहास की धारा को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। तो भले ही चंगेज खान ने भारत को कभी नहीं जीता, लेकिन उसकी विरासत को कम नहीं आंका जा सकता। उसने विश्व इतिहास के सबसे बड़े जमीनी साम्राज्य की नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जो एशिया से लेकर यूरोप के दरवाजे तक फैला हुआ था। भारत पर आक्रमण न करना उसकी जिंदगी की कहानी का बस एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर उस दिन सुल्तान इल्तुतमिश का फैसला कुछ और होता, अगर वो जलाल अद-दीन की मदद करने के लिए हां कह देते और चंगेज खान से सीधी टक्कर ले लेते, तो आज हमारे देश भारत का इतिहास कैसा होता? शायद बिल्कुल अलग।